आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। यानी प्राचीन राजस्थान की प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं का अध्ययन करेंगे और उसमें भी पहली सभ्यता होगी आपकी कालीबंगा सभ्यता। देखिए दोस्तों, जितने भी सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं का उदय नदियों के किनारे हुआ। जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं का उदय नदियों के किनारे हुआ और इन सभ्यताओं के माध्यम से हमें उन लोगों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। इसी के साथ साथ उनका व्यापार वाणिज्य क्या था, कौन कौन से पशु पालते थे, कौन सी फसल उगाते थे, शाकाहारी थे या मांसाहारी थे, इन सभी बातों की जानकारी हमें वहाँ से प्राप्त अवशेषों के आधार पर मिलती है। तो आज हम सर्वप्रथम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। राजस्थान की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, राजस्थान की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। जिस प्रकार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, वर्तमान में पाकिस्तान में हैं, उसी प्रकार भारत में सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा है और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। तो कालीबंगा जो सभ्यता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है और यह सभ्यता प्राचीन सरस्वती, दृशदती नदियों के किनारे और वर्तमान में बात करें तो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। तो आइए हम सामान्य चर्चा करते हैं कालीबंगा सभ्यता। सामान्य सा मैंने एक मैप बनाया है, सामान्य है, देखना आप इसे। यहाँ ये है आपका हनुमानगढ़, यहाँ जिला है आपका हनुमानगढ़। तो यह जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। इसी प्रकार यदि हम नदी की बात करें, सरस्वती व दृशदती और वर्तमान घग्गर, क्योंकि घग्गर नदी के स्थान पर सरस्वती नदी बहती थी। देखो ये जो सरस्वती नदी है, इस सरस्वती नदी का हमें प्रमाण मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक आर्यों की एक पवित्र नदी। वैदिक सभ्यता में इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। ऋग्वैदिक आर्यों की एक पवित्र नदी थी सरस्वती और इसे नदी तमा भी कहा गया। तो पहले सरस्वती, दृशदती और वर्तमान की बात करें घग्गर, तो ये जो सभ्यता है इस नदी के किनारे विकसित हुई। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। इसी प्रकार कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसी प्रकार इस सभ्यता की खोज, कालीबंगा सभ्यता की खोज प्रोफेसर ए घोष अथवा
अमलानंद घोष के द्वारा की गई। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1951-52 में प्रोफेसर ए घोष अथवा अमलानंद घोष के द्वारा की गई। इसी प्रकार इसका उत्खनन बीबी लाल व बीके थापर द्वारा किया गया। इसका उत्खनन बीबी लाल ब्रजवासी लाल और बीके थापर बालकृष्ण थापर के द्वारा किया गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। डॉक्टर दशरथ शर्मा इतिहासकार हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन्होंने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। आपको याद होगा, नोट पिग्गट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया था। जुड़वा राजधानियां बताया था। तो सिंधु सभ्यता की पहली राजधानी हड़प्पा और दूसरी राजधानी है मोहनजोदड़ो, और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को बताया। इसी प्रकार ये जो कालीबंगा है, कालीबंगा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। और यहाँ से हमें प्राक हड़प्पा कालीन या पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से जो अवशेष मिले हैं वो देखिए, कालीबंगा से जो अवशेष मिले हैं वो कौन कौन से समय के अवशेष हैं। नंबर 1, पूर्व अथवा प्राक हड़प्पा कालीन। नंबर 2, हड़प्पा कालीन। और नंबर 3, उत्तर हड़प्पा कालीन। तो यहाँ से हमें पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये जो सभ्यता थी आपकी कालीबंगा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक कालीन अथवा कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तो अपन इसमें 2 लाइन और नोट कर लेते हैं। तो ये एक तो आद्य ऐतिहासिक कालीन, आद्य ऐतिहासिक कालीन, और नंबर 2 कांस्ययुगीन सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक कालीन और कांस्ययुगीन सभ्यता है। देखिए हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। नदी सरस्वती या दरस्वती, वर्तमान में घग्गर। सरस्वती नदी का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेदिक आर्यों की पवित्र नदी है, इसे नदीतमा कहा गया। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज 1951-52 में प्रोफेसर ए घोष के द्वारा, उत्खनन बीबी लाल बीके थापर के द्वारा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया, और पिग्गट ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को सिंधु साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा। यहाँ से हमें पूर्व हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं, और कालीबंगा को आद्य ऐतिहासिक कालीन व कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम कालीबंगा में ही उत्खनन हुआ था। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम यहीं पर उत्खनन हुआ। तो देखिए एक लाइन नोट करनी है हमें। स्वतंत्रता के पश्चात
सर्वप्रथम कालीबंगा में उत्खनन हुआ था। इसके पश्चात यहाँ जो उत्खनन है 2 टीलों में किया गया। यहाँ जो उत्खनन है वो कितने टीलों में हुआ? 2 टीलों में। एक तो पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। उसके बारे में हमने सिंधु सभ्यता में भी अध्ययन कर लिया था। तो यहाँ जो उत्खनन है, उत्खनन 2 टीलों में किया गया, 2 टीलों पर किया गया। यहाँ 2 टीलों पर उत्खनन किया गया, 2 टीलों पर उत्खनन किया गया। देखिए देखिए ये आपका पश्चिमी टीला है, ये पश्चिमी टीला है और इसे दुर्ग अथवा गढ़ी क्षेत्र नाम दिया गया। ये पश्चिमी टीला है, इसे दुर्ग अथवा गढ़ी क्षेत्र नाम दिया गया। ये आकार में छोटा, ये आकार में छोटा लेकिन इसकी ऊंचाई अधिक है। जो पश्चिमी टीला है, देखिए इसे दुर्ग टीला या गढ़ी क्षेत्र कहा गया। ये आकार में छोटा है और ऊंचाई में अधिक है, ऊंचाई में अधिक है। और यहाँ उच्च वर्ग के लोग रहते थे। यहाँ उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। इसी प्रकार ये है आपका पूर्वी टीला और इसे नगर टीला या नगर क्षेत्र कहा गया। ये पूर्वी टीला है, इसे नगर टीला या नगर क्षेत्र कहा गया। और ये जैसे देखिए ये आकार में छोटा है तो ये आकार में बड़ा है, ये आकार में बड़ा व ऊंचाई में कम या ऊंचाई में कमी, यानी ये अपेक्षाकृत नीचा भाग था। यह गढ़ी क्षेत्र से नीचा भाग था और यहाँ सामान्य जन निवास करते थे। यहाँ सामान्य जन निवास करते थे। तो ये जो कालीबंगा सभ्यता है, इसका उत्खनन 2 टीलों पर किया गया, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। और यहाँ की एक विशेषता देखिए, ये जो टीला है ये अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है और ये जो टीला है ये टीला अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। तो अपन कह सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता में दोहरी रक्षा प्राचीर के प्रमाण मिलते हैं। ये अलग रक्षा प्राचीर से है, ये अलग रक्षा प्राचीर से है। तो हमें यहाँ से दोहरी रक्षा प्राचीर के प्रमाण मिले हैं, दोहरी
रक्षा प्राचीर के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। तो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला ये आपके समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 5 स्तरों में किया गया था। यहाँ का जो उत्खनन है, उत्खनन 5 स्तरों में किया गया। यहाँ का उत्खनन 5 स्तरों में किया गया था। और यहाँ के जो अवशेष हैं वो मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित हैं। यहाँ के अवशेष हमें 2 काल से, यद्यपि पूर्व हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन अवशेष मिले हैं, लेकिन मुख्यतः अवशेष 2 कालों के हैं, एक तो पूर्व हड़प्पाकालीन और एक हड़प्पाकालीन। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं पूर्व हड़प्पाकालीन अवशेष। पूर्व हड़प्पाकालीन अवशेष, पूर्व हड़प्पाकालीन अवशेष, कालीबंगा से प्राप्त पूर्व हड़प्पाकालीन अवशेष। देखिए, जो निचले स्तर के अवशेष हैं, निचले स्तर के यानी 2 प्रकार के, 2 स्तरों की खुदाई के जो निचले स्तर के अवशेष है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और 3 ऊपरी स्तर के अवशेष हड़प्पाकालीन जो स्थल है, जो कालीबंगा सभ्यता के जो स्थल हैं उन्हें हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। जो कालीबंगा से प्राप्त अवशेषों को हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो पूर्व हड़प्पाकालीन अवशेष और एक आएंगे हड़प्पाकालीन अवशेष। तो यहाँ उत्खनन 5 स्तरों में, 2 स्तरों के अवशेष यहाँ से मिलेंगे और ऊपरी 3 स्तरों के अवशेष हमें हड़प्पाकालीन जो यहाँ के लोग थे, वहाँ कौन कौन सी गतिविधियाँ होती थी, कौन कौन से पशु पाले जाते थे, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, उन सभी के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन पूर्व हड़प्पाकालीन अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण जुते हुए खेत के प्रमाण है। और इस काल के या इस समय पूर्व हड़प्पाकालीन के जो कालीबंगा के निवासी थे, उन्होंने समचतुर्भुजाकार परकोटे में अपने भवनों का निर्माण किया था। समचतुर्भुजाकार परकोटे में अपने भवनों का निर्माण किया। तो देखिए एक बार इसमें अपन बात करते हैं समचतुर्भुजाकार परकोटा। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, तो इस पूर्व हड़प्पाकालीन अवशेषों की बात करें अपन, तो पूर्व हड़प्पाकालीन जो लोग थे यानी कालीबंगा सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने समचतुर्भुजाकार परकोटे के अंदर भवनों का निर्माण किया था। समचतुर्भुजाकार परकोटे के अंदर भवनों का निर्माण किया। अपन एक थोड़ा सा एक आइडिया, एक हल्का सा आकृति के आधार पर इसे समझ सकते हैं। देखिए, जैसे ये बना लिया हमने एक परकोटा, जैसे ये परकोटा है आपका, ये लीजिए एक परकोटा बनाया हमने। ये जो परकोटा है इसकी पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 180 मीटर। इसकी पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी थी? 180 मीटर। और इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई लगभग 250 मीटर। ये परकोटा है। इस परकोटे के अंदर मकानों का निर्माण किया गया था। तो ये जो परकोटा है, तो ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 250 मीटर, पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई 180 मीटर। इसी प्रकार ये जो परकोटा है, इस परकोटे की दीवार की मोटाई, ये जो दीवार है
इस दीवार की मोटाई लगभग 4.10 मीटर थी। परकोटे की जो दीवार है उस दीवार की मोटाई लगभग 4.10 मीटर। और ये जो दीवार है, ये जो परकोटे की दीवार है, इस दीवार का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया। जो परकोटे की दीवार है, परकोटे की दीवार का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया और ईंटों का आकार 30 बाई 20 बाई 10 सेंटीमीटर था। 30 बाई 20 बाई 10 सेंटीमीटर। तो इस परकोटे के अंदर भवनों का निर्माण किया था। तो अपन एक लाइन नोट करेंगे, सम चतुर्भुजाकार परकोटे के अंदर भवनों का निर्माण किया गया। पूर्व हड़प्पाकालीन अवशेषों की बात कर रहे हैं तो सम चतुर्भुजाकार परकोटे के अंदर भवनों का निर्माण किया गया। तो इसमें भवन बने हुए हैं, इस परकोटे में इसमें भवन बने हुए हैं। इसी प्रकार दोस्तों परकोटे की जो दीवार है वो कच्ची ईंटों से ईंटों का अनुपात है। इसमें जो भवन है, भवनों का निर्माण भी कच्ची ईंटों से किया गया। तो ये जो भवन है, भवनों का निर्माण भी कच्ची ईंटों से किया गया। लेकिन कुएं, स्नान घर और यहाँ की जो नालियाँ हैं उनका निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। कुएं, नालियाँ व स्नान घर का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया है। कुएं, स्नान घर और आपकी जो नालियाँ हैं उनका निर्माण पक्की ईंटों से, जबकि यहाँ की जो भवन है, भवनों का निर्माण भी कच्ची ईंटों से किया गया। क्योंकि हम पूर्व हड़प्पाकालीन अवशेषों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अब इस पूर्व हड़प्पाकालीन अवशेषों की बात करें, यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए, कालीबंगा में पूर्व हड़प्पाकालीन प्राप्त अवशेष जैसे नंबर 1 शंख व तांबे की चूड़ियाँ, शंख और तांबे की चूड़ियाँ, पक्की मिट्टी से बनी गाड़ी, पक्की मिट्टी से बनी गाड़ी। नंबर 3 बैल की खंडित मूर्ति, बैल की खंडित मूर्ति। नंबर 4 पत्थर के सिलबट्टे और नंबर 5 बेलनाकार तंदूर और नंबर 6 लाल व गुलाबी मृद भांड।
लाल और गुलाबी मृदभांड। तो हम पूर्व हड़प्पाकालीन अवशेष यानी कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन है वो 5 स्तरों में हुआ। तो सबसे निचले 2 स्तरों के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक समचतुर्भुजाकार परकोटा हमने बनाया है। ये जो परकोटा है उत्तर से दक्षिण 250 मीटर लंबाई, इसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम है 180 मीटर, और इसकी जो दीवार है, दीवार की मोटाई लगभग 4.10 मीटर है। दीवार का निर्माण कच्ची ईंटों से, और ये ईंटों का अनुपात है 30 बाई 20 बाई 10 सेंटीमीटर। इसके पश्चात भवनों का निर्माण भी कच्ची ईंटों से, जबकि कुएं, नालियां एवं स्नान घर का निर्माण पक्की ईंटों से। अब यहाँ से हमें क्या क्या अवशेष मिले हैं? शंख व तांबे की चूड़ियाँ, पक्की मिट्टी से बनी गाड़ी, बैल की खंडित मूर्ति, पत्थर के सिलबट्टे, बेलनाकार तंदूर, लाल व गुलाबी मृदभांड। और इसी काल की सबसे बड़ी विशेषता हम यहाँ नोट करते हैं, इसी में नोट कर, चलो यहाँ नोट करते हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण। दोस्तों आपको याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पूर्व हड़प्पाकालीन जुते हुए खेत के प्रमाण। इसे बहुधान्यदायक क्षेत्र कहा गया, इसे बहुधान्यदायक क्षेत्र कहा गया। और ये विश्व में सबसे पहले, विश्व में सर्वप्रथम हमें जुते हुए खेत के प्रमाण यहीं से प्राप्त हुए हैं। विश्व में सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त हुए हैं। अर्थात यहाँ के निवासी एक ही खेत में एक बार में 2 फसल उगाते थे, एक बार में 2 फसल। ग्रिड पैटर्न कहा जाता है, जिसे ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है, जुते हुए खेत के प्रमाण, बहुधान्यदायक क्षेत्र कहा गया। विश्व में सर्वप्रथम जुते हुए खेत के प्रमाण यहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। सामान्य बात करें कालीबंगा, और अगर अवशेषों की बात करें तो पूर्व हड़प्पाकालीन अवशेषों में आता है। और एक बार में 2 फसल उगाने के साक्ष्य भी हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो अवशेष हैं, अन्य जो अवशेष हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि पूर्व हड़प्पाकालीन अवशेषों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन, लेकिन मुख्य रूप से हड़प्पाकालीन अवशेष ही यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाकालीन कुछ अवशेष मिले हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ से प्राप्त जो अन्य अवशेष हैं उनके बारे में बात करें। तो यहाँ की जो सड़कें थी, सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ की जो सड़कें हैं देखिए, उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इसी प्रकार ये जो सड़कें हैं, सड़कों के किनारे ऊंचे चबूतरे प्राप्त हुए हैं। सड़कों के किनारे ऊंचे चबूतरे प्राप्त हुए हैं। दोस्तों सड़कों के किनारे ऊंचे चबूतरे मिले हैं, संभवतः यहाँ दुकानें लगती होंगी। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ दुकानें लगती होंगी। इसी प्रकार सड़क के किनारे नालियाँ बनाई जाती थी। सड़क के किनारे नालियाँ
बनाई जाती थी। जो नालियां हैं वो मुख्यतः पक्की ईंटों से, और ये जो नालियां हैं ये ढकी हुई नालियों को ढका जाता था। इसी प्रकार यहाँ जो भवनों का निर्माण है, यहाँ जो भवनों का निर्माण है कच्ची और पक्की ईंटों से हुआ है, लेकिन पूर्व हड़प्पा कालीन में केवल कच्ची ईंटों से भवनों का निर्माण कच्ची व पक्की ईंटों से। छत का निर्माण लकड़ियों से किया जाता था। छत का निर्माण लकड़ियां लगाई जाती थी, उस पर मिट्टी डाली जाती थी। इसी प्रकार घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों में खुलते थे। इसी प्रकार यहाँ से हमें लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई हैं। जो मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क मोहल्ले की सड़क में जाती थी, और वहाँ हमें गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए लकड़ी की नालियों के प्रमाण मिले हैं। तो लकड़ी की नालियों के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों सड़क का एक जाल सा बिछा हुआ था, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। तो इसे कहा जाता था, ये जो जाल बिछा हुआ है इसे कहा जाता था जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति, शतरंज पद्धति अथवा चेस बोर्ड पद्धति। जाल, ग्रिड, शतरंज, चेस बोर्ड पद्धति के नाम से जाना जाता था। तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समानांतर काटती थी। सड़कों के किनारे ऊंचे चबूतरे प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दुकानें लगती होंगी। सड़क के किनारे नालियाँ बनाई जाती थी, पक्की ईंटों से ढकी हुई होती थी। भवनों का निर्माण कच्ची और पक्की ईंटों से। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों में खुलते थे, और लकड़ी की नालियों के हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है। तो यहाँ से कुछ फैक्ट हैं, इनको देख लीजिए। यहाँ से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है। इसी प्रकार अलंकृत फर्श अथवा सजावटी आंगन के प्रमाण मिले हैं। इसके पश्चात यहाँ के लोग शाकाहारी व मांसाहारी थे। यहाँ के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी थे। भेड़, बकरी, ऊंट, भैंसा आदि से परिचित थे, और मुख्य रूप से गेहूं और जौ उगाते थे। मुख्यतः गेहूं व जौ की फसल उगाते थे। मुख्यतः गेहूं और जौ की फसल यहाँ के निवासी उगाते थे। और कृषि मुख्यतः नदियों एवं वर्षा पर निर्भर थी। यहाँ से
सर्वप्रथम भूकंप के प्रमाण मिले हैं। हमें कालीबंगा से सर्वप्रथम भूकंप के प्रमाण, यहाँ की दीवारों में दरारें पाई गई हैं, दीवारों में दरार। इसी प्रकार सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है क्योंकि यहाँ एक बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई है और खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। शल्य चिकित्सा की जानकारी की बात करें तो यहाँ से एक खोपड़ी प्राप्त हुई है और खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। खोपड़ी में कितने छिद्र मिले? 6। इसलिए यहाँ से शल्य चिकित्सा की जानकारी भी प्राप्त होती है। इसी प्रकार यहाँ से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं तो यहाँ से हमें बलि प्रथा की भी जानकारी मिलती है। इसी अग्नि वेदिका के आधार पर बलि प्रथा की जानकारी। तो कालीबंगा सभ्यता में ये फैक्ट है, इनको याद रखना है। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर, अलंकृत फर्श या सजावटी आंगन के प्रमाण। यहाँ के लोग शाकाहारी व मांसाहारी थे। इसी प्रकार भेड़, बकरी, ऊंट, भैंसा आदि से परिचित थे। मुख्यतः गेहूं और जौ की फसल उगाते थे। यहाँ के निवासी मुख्यतः गेहूं और जौ की फसल उगाते थे। यहाँ से सर्वप्रथम हमें भूकंप के प्रमाण मिले हैं। सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है और यहाँ से हमें अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ बलि प्रथा मौजूद थी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें ऊंट की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। हिरण के सींग भी प्राप्त हुए हैं। ऊंट की हड्डियाँ, हिरण के सींग, और यहाँ भवनों की छतों का निर्माण लकड़ी की बल्लियों से किया जाता था। लकड़ी की बल्लियों से छतों का निर्माण किया जाता था। यहाँ से हमें 7 अग्नि वेदिकाएं और इनकी आकृति आयताकार कुंडनुमा है। इनकी आकृति आयताकार कुंडनुमा है। इसी प्रकार यहाँ 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। और घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी और ऐसा उल्लेख मिलता है कि सरस्वती नदी का सूख जाना इस सभ्यता के पतन का एक कारण था। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। ये फैक्ट और है, इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, और कल हम बात करेंगे आहड़ और आपकी गणेश्वर सभ्यता, आहड़ और गणेश्वर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।